वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, हमने देखा कि हमने राष्ट्रपति की विधिवत रूप से जो शुरुआत है वो कर दी थी, और थोड़ा सा जो हम देख रहे थे उसमें थोड़ा सा रह गया था, तो आज हम उसी को वापस देखते हैं। हम एक तरफ तो बात कर रहे थे हमारे भारतीय राष्ट्रपति की, और दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे इनकी जो राजा या महाराजा है वो कहाँ के, इंग्लैंड, ब्रिटेन की, ब्रिटेन या इंग्लैंड। और ये हम हमारे देश की बात कर रहे थे, भारत की राष्ट्रपति की और राजा की, कि ये दोनों क्या है, संसद एक दूसरे के बराबर है। बस फर्क इतना है कि हमने यहाँ देखा था कि जो राजा है उनका जो चुनाव है या मनोनयन उस वंशानुगत आधार पर होता है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। जो हमारे है वो राष्ट्रपति का क्या होता है, हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और हमने क्या अपनाई है, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। जो हमने कहाँ से ग्रहण की है, इंग्लैंड से। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने बताया कैसे होता है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो अब यहाँ एक शब्दावली को निकलकर सामने आती है कि जिस राष्ट्र में, जिस किसी भी राष्ट्र में जहाँ भी क्या किया जाता है, किसी देश का जो सर्वोच्च पद है वो सर्वोच्च पद वंशानुगत आधार पर ना होकर उसका क्या किया जाता हो, निर्वाचन किया जाता हो। क्या किया जाता हो, उसका निर्वाचन किया जाता हो, वह क्या कहलाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं गणराज्य। पूछा जाए कि हमारे देश में लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका क्या अर्थ है, तो गणराज्य का यही अर्थ है कि देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत आधार पर ना होकर किस आधार पर है, निर्वाचन के आधार पर उसका चुनाव किया जाता है, ना कि वंशानुगत आधार पर। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं कि अब हमें क्या देखना है। अब देखते हैं हम कि हमने देखा राष्ट्रपति में क्या है, हमारे राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित है। उनमें क्या है, कार्यपालिका शक्तियां निहित है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। जब तक आप वो नहीं देखोगे आप ये नहीं समझ पाओगे कार्यपालिका क्या है, इसमें कौन सी शक्तियां है। तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां निहित है, लेकिन क्या है, इन शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग है वो कौन करता है, इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, और इसका जो प्रमुख है वो कौन है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां विद्यमान ना रहते हुए भी उन शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं ना करके कौन करता है, मंत्रिपरिषद करती है। इसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसी कारण से राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है, और जो मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री है इनको वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि राष्ट्रपति में शक्तियां निहित होते हुए भी वो क्या है, अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते, जबकि उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं, मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए इन्हें वास्तविक प्रमुख की संज्ञा दी जाती है और इनको नाम मात्र के प्रमुख की संज्ञा दी जाती है। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, उन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, और उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है वो हम देखते हैं। राष्ट्रपति को कहा जाता है नाम मात्र का प्रमुख। वो मैंने अभी आपको बताया है कि क्यों कहा जाता है,
कहा जाए कि जो है नामात्र का प्रमुख किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। कार्यपालिका का प्रमुख, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख की संज्ञा भी दी जाती है। राष्ट्रपति को राष्ट्र के प्रमुख की भी संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति को औपचारिक प्रमुख की भी संज्ञा दी जाती है। औपचारिक प्रमुख केवल ही औपचारिकता के लिए ही होते हैं, वास्तविक सत्य में नहीं है। इन्हें कहा जाता है संवैधानिक अध्यक्ष। इन्हें कहा जाता है सर्वोच्च सेनापति। सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति क्यों? जल, थल और जो वायु सेना, ये तीनों सेनाएं हैं, उनमें जल, थल और वायु के तीनों सेनाएं के कमांडर चीफ या जो सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति को जाना जाता है इनके नाम से। और इनको कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इनको कहा जाता है संसदीय शासन का अध्यक्ष। इन्हें कहा जाता है गणराज्य का प्रमुख। और इन्हें कहा जाता है रबर का स्टाम्प। रबर का स्टाम्प इसलिए क्योंकि इनका काम क्या है, केवल जो विधेयक आते हैं वगैरह संधि समझौते उन पर क्या करना होता है? सिग्नेचर करना होता है, और इनकी ज़्यादा इसमें कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए इनको ऐसे समझा जाता है कि क्या है, एक तरीके से रबड़ की स्टाम्प की तरह है। तो राष्ट्रपति को इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में किन्हें जाना जाता है? राष्ट्रपति को। पूछा जाए सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति को। औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक देश के संसदीय शासन का अध्यक्ष, संसदीय शासन व्यवस्था के अध्यक्ष, गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, रबड़ का स्टाम्प राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को अनेक अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 52, उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें कहा गया है, पूछा है कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 52। इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इनके बारे में ये कहा जाता है, जो अनुच्छेद 52 इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत का सबसे छोटा अनुच्छेद है। सॉरी, संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52। लेकिन ये सबसे छोटा होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सबसे छोटा होते हुए भी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। दूसरी चीज कि ये जो राष्ट्रपति नाम है, इसका प्रावधान किसने किया दिया? राष्ट्रपति नाम की प्रस्तुति किसने की है? इसके बारे में किसने कहा कि राष्ट्रपति जो हमारा देश का सर्वोच्च अधिकारी है उनका नाम राष्ट्रपति रखा जाना चाहिए? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा में जब राष्ट्रपति के पद पर बहस चल रही थी, उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के एक सदस्य थे। उन्होंने राष्ट्रपति शब्दावली या राष्ट्रपति के नाम की क्या की थी? अनुशंसा की थी। तो इन्हीं के नाम की अनुशंसा पर उन्हें क्या नाम, तो देश का सर्वोच्च अधिकारी उनका क्या राष्ट्रपति नाम दिया गया है। तो ये तो थी अनुच्छेद 52 की बात, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, हम जो भारत हमारे देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति है उनके पद का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है अनुच्छेद 53। आर्टिकल 53
क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति ने कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। लेकिन जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अपने अधीनस्थों की सहायता से करेंगे। सहायता एवं सलाह से करेंगे। अनुच्छेद 53 जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका शक्तियां वो निहित होगी, कि कार्यपालिका शक्तियां किन में निहित होगी? राष्ट्रपति में, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता एवं सलाह से उनका प्रयोग करेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो स्वयं लिखा हुआ है और आपने कहा कि अभी इनका जो प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद करती है, तो अधीनस्थ मंत्रिपरिषद ही हो गई इसमें। तो एक तरह से हम कहें कि अधीनस्थ क्या है? मंत्रिपरिषद। तो इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति स्वयं ना करके कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूछा जाए कि जो कार्यपालिका शक्तियां वो किसमें निहित होती है, तब हमें आंसर देना होगा क्या? राष्ट्रपति में। और पूछा जाए कि इनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है राष्ट्रपति के निर्देशन में। अब हमें पढ़ना है राष्ट्रपति के ये क्वालिफिकेशन, योग्यताएं, कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। क्वालिफिकेशन देखते हैं। इसमें जो पहली है वो है कि वह भारत के नागरिक हो। नागरिक होने की बात कही गई है। उनकी जो न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। थर्ड वन इज कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। फोर्थ वन इज लाभ के पद पर ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये 4 क्वालिफिकेशन है जो राष्ट्रपति के लिए दी गई है। इसमें फर्स्ट क्या है? भारत का नागरिक। फर्स्ट दी गई है कि वो भारत के नागरिक हो। देखिए आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, हमारे देश में जो सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति का पद है, उनके लिए ये रखी है कि वो भारत का नागरिक हो। ये तो सभी के लिए रखी गई है। लेकिन एक चीज़, अमेरिका में जब भी राष्ट्रपति के लिए कोई आवेदन करता है या राष्ट्रपति पद के लिए कोई चुनाव लड़ता है, तो उसके लिए ये शर्त रखी गई है कि वो क्या होना चाहिए? जन्मजात अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। क्या? जन्मजात, जन्म से कि उसका जन्म वही हुआ हो अमेरिका में, ये एक तरह की शर्त रखी गई है, योग्यता है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये रखी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो जन्म से भारत का नागरिक हो, ये आवश्यक नहीं है। सेकंड है न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 35 वर्ष। लेकिन न्यूनतम आयु भी निर्धारित की गई है राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ने के लिए। किसी भी जो राष्ट्रपति है उनके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। ये जरूर बताया गया है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। यहाँ याद रखना राज्यसभा और लोकसभा। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित की गई है और यहाँ जो राष्ट्रपति है उनके लिए लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता निर्धारित की गई है। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता धारण करना या योग्यता रखना एक अलग चीज होती है और लोकसभा का सदस्य होना एक दूसरी चीज होती है। वो कैसे? अगर आप लोकसभा के सदस्य है, नॉट ओनली लोकसभा के ही, राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के किसी के भी सदस्य है, तो आपको राष्ट्रपति का पद धारण नहीं करवाया जाएगा जब तक कि आप वहां से इस्तीफा नहीं दे दोगे। और अगर मान लो आपके पास में लोकसभा का, राज्यसभा, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का, इनमें से किसी का पद भी धारण किसी भी पद पर है आप, तो क्या होगा आपको वहाँ जब जिस दिन से आप जो राष्ट्रपति का पद है वो धारण करेंगे उस दिन से यहाँ की सदस्यता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं आप पूछेंगे कि आप तो यहाँ ये कह रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य होगा तो उसे वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, उसका पद समाप्त हो जाएगा और यहाँ लिखा था आपने कि लोकसभा सदस्य बनने की क्या हो योग्यता रखता हो। हाँ ये ठीक है, ये मैंने सही लिखा है, बस डिफरेंस इतना है कि लोकसभा सदस्य की योग्यता रखना अलग बात होती है और सदस्य होना अलग बात होती है। लोकसभा सदस्य होना तो क्या हो गया कि वो निर्वाचन लड़कर सीट से जीतकर और वहाँ आए हैं, लेकिन लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना एक अलग चीज़ है। सदस्यता रखना कैसे? लोकसभा सदस्य की आयु है 25 वर्ष, तो उनमें वो योग्यता होनी चाहिए। जो भी लोग लोकसभा के जो MP है या MLA वगैरह जो MP है उनकी जो निर्वाचन है वो लड़ने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो योग्यता किसमें होनी आवश्यक है? ये जो राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसमें होनी आवश्यक है। इसका अर्थ ये है। तीसरा है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद से क्या अर्थ है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इससे क्या तात्पर्य है? इससे यह है कि उसे सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन दोनों में से किसी भी सरकारी पद पर ना हो, जिससे कि उसे क्या प्राप्त हो रहा हो, सरकार से पैसा प्राप्त हो रहा हो, सरकार से सुविधाएं प्राप्त हो रही हो, सरकार से वेतन प्राप्त हो रहा हो, सरकार से भत्ते प्राप्त हो रहे हो, सरकार से और कोई चीज़ें प्रलब्धियाँ ये प्राप्त हो रही हो, तो वो होता है लाभ का पद। तो जो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होगा उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसका क्या कर दिया जाता है, फिर उन्हें उस पद से हटा दिया जाता है, या तो उन्हें उस पद से क्या किया जाता है, इस पद से, लाभ के पद से इस्तीफा देना होता है, या फिर नहीं देते हैं तो फिर वो इस जो राष्ट्रपति का पद है उसे ग्रहण नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, और जो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।